I welcome you all to this class. Topic for discussion in this class is deficient demand and deflationary gap and causes of deficient demand. तो इस क्लास में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे कि जो डेफिशिएंट डिमांड होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट होती है, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। तो डेफिशिएंट डिमांड को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो जैसा आप जानते हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल 3 अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है या फिर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है या फिर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है। जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में इनकम का या आउटपुट का या एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे चाहे एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, हम लोग जो रेफरेंस लेंगे वो सिर्फ जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है हम उसी को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर जो कंपैरिजन अपने करनी है एग्रीगेट डिमांड की, वो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई है उसी के साथ हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर करते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस। सो डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन वेयर aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy। मतलब कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जो अभी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट सप्लाई से कम है। या दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड, कौन सी एग्रीगेट डिमांड? प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड falls short to its full employment level aggregate demand। कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उसका लेवल है उससे वो कम हो गई है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड उससे नीचे है, उससे कम है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। सो let us discuss this with the help of this diagram। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट लेवल को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड को यहाँ शो किया हुआ है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो ए एस कर्व है, ये ओरिजिन पॉइंट से, ओ पॉइंट से अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और ई पॉइंट पर लगातार ये बढ़ रहा है। लेकिन ई पॉइंट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि कांस्टेंट है, और आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है ये कांस्टेंट हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाता है। तो इसका कारण क्या है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ चुके हैं। जो ई पॉइंट है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये एग्रीगेट सप्लाई को ई पॉइंट पे कट कर रही है, और जो ई पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये जो ए डी है ये शो कर रही है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड को। मतलब ये ए डी जो है ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रही है।
और इसी पर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। तो जब हम रेफरेंस की बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट्स के साथ, तो ये दोनों बराबर होती हैं वहाँ पे, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है या फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई है। सो यहाँ जैसे मैंने कहा कि ई पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है इस पॉइंट के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि फर्दर हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेज हमने फुल यूटिलाइज कर लिए हैं, कुछ ऐसा बच नहीं गया जिसको हमने यूटिलाइज करना है। तो नेचुरली है, ना तो आप आउटपुट को बढ़ा सकते हैं ना ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेफिशिएंट डिमांड, हमें ये समझना है कि इकोनॉमी के अंदर अगर प्लान डिमांड, जो प्लान डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है, प्लान एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई से कम है, नीचे है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि AD1 जो है ये शो कर रहा है प्लान एग्रीगेट डिमांड को, विच इज शॉर्ट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, ये उससे कम है। तो इन दोनों डिमांड कर्व्स में जो गैप आप देख रहे हैं, EF पॉइंट का जो डिफरेंस है, यही, ये जो गैप दोनों के बीच में EF के द्वारा शो हो रहा है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। इतना डिमांड कम है इकोनॉमी के अंदर। डिमांड होना कितना चाहिए था, जो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है वो डिमांड होनी चाहिए थी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अभी प्लान डिमांड कितनी है, जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, उससे नीचे है। वो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको पॉइंट के हिसाब से देखें, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड क्या है, N पॉइंट पर, ये EN के बराबर है, जबकि प्लान एग्रीगेट डिमांड क्या है, FN के बराबर है। और इन दोनों में जो गैप है वो EF के द्वारा शो हो रहा है। सो ये जो गैप है दोनों के बीच में, या डिफरेंस है दोनों एग्रीगेट डिमांड्स में, जो AD है जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं, या आपका प्लान एग्रीगेट डिमांड है AD1, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो EF का जो डिफरेंस शो हो रहा है, यही आपका डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। So let us understand about the deflationary gap. डिफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्रिएट होता है। जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, तो उसकी वजह से जो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, उसमें डिक्रीज आता है, उसमें कमी आती है, प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं और कॉन्टीन्यूसली, कंसिस्टेंटली वो डिक्रीज होती रहती हैं। इस सिचुएशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेफिशिएंट डिमांड है ये डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट करती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। सो जैसा आप यहाँ राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर इनकम लेवल को या एम्प्लॉयमेंट लेवल को या फिर आउटपुट लेवल को शो किया है। ये तीनों ही चीज़ों का इक्विलिब्रियम माना जाता है। जब भी हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, उसी को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं और उसी को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं। सो यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन तीनों को ही लिया हुआ है, और वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है। यहाँ जो AD है, एग्रीगेट डिमांड है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है, और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं, ये AS कर्व के द्वारा इंडिकेट किया गया है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसका यहाँ जो शेप है, इसको ध्यान से देखिए, जो O से E पॉइंट तक जो AS कर्व है, ये लगातार बढ़ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है कर्व O से E की तरफ। लेकिन E पॉइंट पर जैसा मैंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में, वो उसको यहाँ E पॉइंट पर कट करती है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्रिएट होती है।
यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बनता है। और ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तो 3 अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी हो सकता है, वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ है कि मान लीजिए हम यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है ई पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ मेंटेन कर लिया ई पॉइंट पे, तो उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी के ऑपरेट होने का मतलब है कि फर्दर ना तो हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं और ना ही हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये कांस्टेंट हो जाता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पर ये हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है मेंटेन होता है इक्विलिब्रियम में, तो उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे इंडिकेट करेंगे और ई पॉइंट के बाद आप इसको करेंगे। सो ये जो AD है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट सप्लाई को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। और ई जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। और अब मान लीजिए ड्यू टू एनी रीज़न इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे कारण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या कारण होते हैं। मान लो किसी भी वजह से आपका जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड से कम है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मैंने एरो बनाया है। तो ये जो न्यू डिमांड है या न्यू डिमांड कह लीजिए या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए इकोनॉमी में, ये आपका AD1 कर्व के द्वारा शो हो रहा है। तो जो AD1 कर्व है ये आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में शो कर रहा है, मतलब डिमांड कम हो गई है। डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली जो डिमांड है उससे नीचे आ गई है। जैसे अगर आप देखें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा पॉइंट है? ON पॉइंट है। ON पॉइंट मतलब ये एक तरह से ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहा है। तो इस ON लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो आपकी एग्रीगेट डिमांड थी वो EN के बराबर है, ये EN के बराबर है, जबकि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो FN के बराबर हो गई है। इसमें कमी आ गई है। अब कितनी कमी आई है? वो गैप के द्वारा क्रिएट हो रहा है, वो गैप बन गया है EF। जो E और F के बीच में गैप है, इतनी कमी आ गई है, डेफिशिएंट डिमांड इतनी कम हो गई है, और उसी की वजह से डिफ्लेशन होती है, उसी की वजह से प्राइसेस कम होती है, इसलिए हम इसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। तो यहाँ डिफ्लेशनरी गैप किसके बराबर हुआ? EF के बराबर हुआ। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आप इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। कि जो डेफिशिएंट डिमांड है उससे क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है इकोनॉमी में। डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप किस वजह से क्रिएट होता है? डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्रिएट होता है। और डिफ्लेशनरी गैप कितना है यहाँ पे? डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू EF। तो आपने इसको कैसे मापा है उसको समझ लीजिए। डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड माइनस प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। मतलब आपने फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड में से जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में उसको लेस करना है, एंड नाउ दिस बिकम्स EF, और ये EF के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो EF है दिस इज इंडिकेटिंग द डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन डिफ्लेशनरी गैप का पूछा जाए तो मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आपको डायग्राम भी बनाना है और सिचुएशन के हिसाब से जिस भी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ किस तरह से लिखना है वो डेफिनेशंस भी बताई गई हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करना है डायग्राम के माध्यम से या टेक्स्ट में किस तरह लिखना है उसको, तो वो सारा आपको यहाँ बताया गया है। इसको ध्यान से आप लोग देखें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कि डेफिशिएंट डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। सो
जैसा आप जानते हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द केस ऑफ ओपन इकोनॉमी वो आप सभी जानते होंगे, और ये कंपोनेंट होते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ C स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही आता है। मतलब सरकार के द्वारा जो भी कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए खर्चा किया जाता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सरकार पैसा खर्च करती है, तो उस सब को हम यहाँ शामिल करते हैं। आफ्टर दैट वी ऐड द नेट एक्सपोर्ट्स हियर। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये रहे आपके जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब आप जानते ही हैं कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, कि जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड से नीचे आती है, उससे कम हो जाती है, तो वो डेफिशिएंट डिमांड होती है। इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड के सभी कंपोनेंट्स में या किसी एक कंपोनेंट में या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में कमी आई होगी। जो एक्सपेंडिचर हम इन कंपोनेंट के हिसाब से इकोनॉमी में कर रहे थे, जैसे चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या नेट एक्सपोर्ट्स है, उनमें किसी एक कंपोनेंट पे या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे या सभी कंपोनेंट्स में कमी आई होगी, इसीलिए जो आपका एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आई होगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि पहला पॉसिबल कारण, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कमी आ सकती है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में जो लोग हैं वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, आई मीन द हाउस होल्ड सेक्टर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम क्यों होता है? अगर मान लीजिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही कम हो गया है लोगों का, तो नेचुरली है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। या लोगों के पास इनकम कम हो गई किसी वजह से इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से भी आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी में कम हो सकता है। सो देयर में बी डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंट डिमांड के कारणों का, कि पहला कारण क्या है कि हो सकता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा कारण क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें हो सकता है कमी आई हो, उसमें भी कमी हो सकता है आई हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके लिए जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर वो बढ़ जाए, उनके रिटर्न से ज़्यादा बढ़ जाए, तो नेचुरली है इन्वेस्टमेंट कम होगा। या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के कम होने के। सो अगर प्राइवेट सेक्टर जो है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो अगर मान लीजिए किसी भी वजह से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में वो कम हो जाए, तो भी आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और वो भी एक तरह से डेफिशिएंट डिमांड को क्रिएट करने का कारण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है इकोनॉमी में, जैसे देखिए सरकार, आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट बजट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कि सरकार बहुत तरह से इकोनॉमी में पैसा खर्च करती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके अलावा जो भी मतलब बहुत सारी और फैसिलिटी सरकार सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करती है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, अगर उसमें कमी आई है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आई है, तो उसकी वजह से भी आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली डिमांड से नीचे आ सकती है, और आपकी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो सकती है उससे। मतलब एक तरह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो ये भी हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट हैं वो कम हुए हों। अगर एक्सपोर्ट्स कम हुए हों, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हमारा एक तरह से एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स कम हो गए कंपैरेटिवली,
पहले से कम हो गए, डिक्रीज आ गया उसमें, या इंपोर्ट से भी कम हो गए, तो नेचुरली है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगा। तो एक्सपोर्ट्स के कम होने से भी हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होता है, मतलब डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन इंपोर्ट्स। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इंपोर्ट बढ़ जाए तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव होगा तो नेचुरली है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली डिमांड से नीचे आ जाएगी। तो राइज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के बढ़ने से भी हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से नीचे आएगी, और इसका मतलब है कि वो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन टैक्सेस। तो देखिए टैक्सेस जो है, हालांकि ये डेफिशिएंट डिमांड मतलब ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में नहीं है, इंक्रीज इन टैक्सेस ये अलग तरह का एक पॉइंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पर डालता है डिमांड को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो टैक्स रेट को बढ़ा देती है। अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है लोगों के पास या कॉरपोरेट के पास जिसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो इकोनॉमी में टैक्स बढ़ने से अल्टीमेटली लोगों के पास परचेजिंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी ओवरऑल इकोनॉमी में तो वही डेफिशिएंट डिमांड का कारण बन जाती है। तो इस तरह से जो इंक्रीज इन टैक्सेस है ये भी एक कारण है डेफिशिएंट डिमांड के क्रिएट होने का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप कि आपको ये कंटेंट मीनिंगफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको अच्छा लगा है, इफ़ यू फाइंड इट मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल, देन प्लीज़ शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, कि ताकि सभी को उससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू ऑल।